Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class SST. Today we are going to study chapter number 10, our society. Okay, that is civics part. In that chapter we are going to study about our society, education and democracy. Means what is education and what is democracy, major social problems, position of the women. So let's start. जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाह रहा हूँ, कुछ नोट्स बताना चाह रहा हूँ। लेसन नंबर 8 और लेसन 9, लेसन 8 और लेसन 9 हमारा हिस्ट्री पार्ट था, तो वो हिस्ट्री पार्ट हमने अभी लेफ्ट किया है, अभी हमने उसको छोड़ा है क्योंकि उसमें लेसन्स वगैरह बहुत लेंजी हैं, बहुत बड़े हैं, तो इसकी वजह से आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और तकरीबन 2 से 4 GB की अभी वीडियो बन रही है, तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वजह से अभी हम इसको लेफ्ट कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री पार्ट को। अभी हम केवल ज्योग्राफी और सिविक्स ये पार्ट ले रहे हैं। तो लेसन नंबर 7 हमने जो पढ़ा था वो ज्योग्राफी पार्ट था। अब लेसन नंबर 8 और लेसन 9 हमने लेफ्ट किया है, हम हमारे सिविक्स वाले पार्ट पे आए हैं, दैट इज लेसन नंबर 10, आवर सोसाइटी। ओके, इस बात को आप समझें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आवर सोसाइटी, when people in an amicable and friendly environment is a society form। देखिए, व्यक्ति जब ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां उसे एक फ्रेंडलीनेस का अनुभव होता है, ओके, अपनेपन का अनुभव होता है, तो उसको हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी भी कहाँ से मिलकर बनती है? फैमिलीज से मिलकर बनती है। मीन्स जब बहुत सारी फैमिलीज होती है तो बहुत सारी फैमिलीज का जो ग्रुप है वो सोसाइटी कहलाता है। सोसाइटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी नेसेसिटी भी है, जरूरत भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैन सोसाइटी में क्यों रहता है? हम चाहें तो अलग रह सकते हैं, बिल्कुल ही जंगल में और बिल्कुल वीरान में भी जाके रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो म्यूचुअल नीड्स है, हमारी जो नीड्स और हमारी जो जरूरतें हैं वो कहाँ से पूरी होती है? सोसाइटी से पूरी होती है और आपस में साथ में रहने से पूरी होती है। ओके, तो इस तरीके से मेन जो है वो सोशल एनिमल कहलाता है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करता है। ओके, द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज ए स्ट्रक्चर। देखो, सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर है। इट हैज इट्स ओन कल्चर एंड एजुकेशन। सोसाइटी की खुद का एक अपना कल्चर होता है और अपनी एजुकेशन होती है। द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू नीड्स और सर्कमस्टेंसेस। जो सोसाइटीज की वैल्यूज है वो नीड्स और सर्कमस्टेंसेस, जैसा सर्कमस्टेंसेस होता है, परिस्थितियां, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। Our society still suffers from the evils of narrow casteism। देखो, आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जो कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं वो पाई जाती है, जैसे कास्टिज्म है। ओके, द स्टिग्मा ऑफ द अनटचेबिलिटी वगैरह भी पाई जाती है। अछूत समझते हैं हम किन्हीं लोगों को या नीची जात का समझते हैं, ये सब चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो समाज है वहाँ पर पोजीशन ऑफ वुमेन भी ठीक नहीं है हमारे इंडिया की अगर हम बात करें। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज वगैरह ये भी कहीं ना कहीं सोशल इविल्स है ना। डेथ फीस्ट तो आप समझते होंगे, जो व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो वहाँ पर उन्हें कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा, समाज के लोगों को उनको खाना खिलाना पड़ेगा, भोज कराना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि भाई आज के दौर में यदि किसी के घर में मृत्यु हुई है तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह का खर्चा अभी बियर करके आ रहा हो, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटल्स का एक लंबा खर्चा बियर करके आ रहा हो और उसके पास ना भी पैसे हैं, नहीं हैं, या उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, ये भी एक बातें होती है। और ऐसे समय में उसको वहाँ पर कुछ खिलाना या भोज कराना समाज के लोगों को, उसके लिए बहुत ही दुविधा का कारण बनता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल इविल के दायरे में लिया गया है। इसके बाद में बेगिंग वगैरह, जो लोग भीख मांगते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली भीख मंगवाते हैं। अगर कोई आदमी मजबूरी में भीख मांग रहा है तो वो एक बात अलग हो गई, उससे बन नहीं रही है या उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत सी जो बेगिंग है वो प्रोफेशनल है। मीन्स बहुत से ऐसे लोग हैं जो भीख मंगवाते हैं छोटे बच्चों से या कुछ लोगों से, और बाद में फिर जो है वो वहाँ से उनसे हिसाब लेते हैं और वो इस तरीके से बेगिंग करवाना, ये भी एक सोशल एविल है। ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वर सोशल एविल है। ड्रग एडिक्शन सोशल एविल है, आपको मालूम है, ड्रग वगैरह लेना। ओके, डॉरी सिस्टम,
दहेज वगैरह देना, तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल एविल है। जिसके पास पोजीशन है, पैसा है, वो तो खैर दहेज दे सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको भी कहीं ना कहीं देना पड़ता है प्रेशर के अंदर, समाज के प्रेशर में कि कहीं ना कहीं कोई उसने दिया है या समाज के सभी लोग दे रहे हैं तो आपको भी देना चाहिए। तो ये जो प्रेशर एक पड़ता है उसके ऊपर, या कोई नहीं भी कहे नहीं भी कहे तब भी एक प्रेशर होता है कि भाई किसी व्यक्ति ने मेरे समाज के लिए ये चीज़ दी है तो मुझे भी देना है। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये भी एक सोशल एविल है। आज भी हमारे देश में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट है, देखिए ना। तो ये बात कर रहे थे हम अब सोसाइटीज की और इसके कुछ एविल्स की। अब हम बात कर लें तो थोड़ी सी इकोनॉमी और एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी की। अभी हमने समाज की बात करी, इसके एविल्स को थोड़ा सा समझा, समाज क्या होता है ये भी समझा। अगर मैं एजुकेशन की अगर बात करूं तो देखें, जो एजुकेशन वैल्यूज एजुकेशन है ये समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि कोई समाज एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो पोजीशन है वो ऊपर होगी। ओके, यदि अगर हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन है तो प्रॉपर अवेयरनेस रहेगी, हर चीज की हमें जानकारी रहेगी। ओके, जो हमारा एशियन इंडिया था उसका जो समाज था वो प्रोग्रेसिव था, रिच था। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूसरे जो लोग थे वो इंडिया में आते थे बहुत से कारणों से। यहाँ पर बहुत नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज थी। तो दुनिया को जो ज्ञान बांटने का काम है वो भारत ने किया है, और भारत का जो समाज है पहले से ही प्रोग्रेसिव है। ओके, लेकिन बाद में जो है जब यहाँ पर फॉरेनर्स आए, मीन्स ब्रिटिशर्स वगैरह आए, तो उनके रूल में ये भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। ओके, तो ब्रिटिशर्स के दौर में इंडिया के जो लोग थे उनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो इंडिया के जो लोग हैं वो एजुकेशन में बहुत पिछड़ गए थे। ओके, लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और जो हमारे नेता हैं उन्होंने या हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू किया। लोगों की जो एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज बनाई। ओके, और इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन हमारे देश के अंदर स्टार्ट की, क्योंकि अगर हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो इंडस्ट्रीज वगैरह के क्षेत्र में हम पिछड़ जाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने शुरुआत की, बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स ये सब खोले गए। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी की। अभी हमने बात की थी एजुकेशन की, अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी की। अब आप बोलेंगे कि हमारा सोसाइटी हम लेसन पढ़ रहे हैं, इसमें चलो एजुकेशन तो समझ में आती है कि एक समाज के अंदर अगर एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं वो समाज ऊपर की ओर उठेगा। यहाँ समाज से कनेक्टेड है एजुकेशन। अब समाज से डेमोक्रेसी का क्या संबंध है? तो देखिए, समाज से डेमोक्रेसी का भी एक गहरा संबंध है। वो ये है कि आप लोगों को मालूम है डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों की गवर्नमेंट कहलाती है। और काम इसमें जो लोग चुन के आते हैं, हमारे जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, ऐसा डेमोक्रेसी को माना जाता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी सक्सेस कब होगी? ये डेमोक्रेसी सक्सेस जब होगी जब हमारे समाज के लोग अवेयर होंगे, अवेयर एंड एजुकेटेड होंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन साथ में जोड़ा गया है। ओके, और इनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी के अंदर, वोटिंग के अंदर, वो कब रहेगा? जब कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस होगी। और यदि हम डेमोक्रेसी के माध्यम से एक अच्छी गवर्नमेंट को चुन पाते हैं तो क्या होगा? तो हमारा समाज तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा। जब समाज तरक्की करेगा तो देश वैसी तरक्की कर लेगा, है ना? तो हमें जब गवर्नमेंट चुनना है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें जिस गवर्नमेंट को चुनना है तो उस गवर्नमेंट को चुनने से पहले समाज के सभी लोगों को अवेयर होना जरूरी है। उनका अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उन्हें वेल इन्फॉर्म होना भी जरूरी। ओके, तभी जो डेमोक्रेसी है वो सही मायनों में डेमोक्रेसी होगी। ओके, for the illiterate people in the age group of the 15 years, a public literacy drive is being run in India. The aim of this program is not merely educating but also to provide work oriented literacy. देखो,
तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम शुरू की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। एक स्कीम तो ये है, या एक चीज ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन को दिसंबर 2002 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 यानी 86वां अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और इसमें फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया प्राइमरी एजुकेशन को। तो एक काम तो ये किया गया गवर्नमेंट ने सन 2002 में दिसंबर में, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा है उसका फंडामेंटल राइट्स है कि उसको एजुकेशन मिले। ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में ये सब एजुकेशन बिल्कुल फ्री में दी जाती है, कोर्स वगैरह भी फ्री में दिया जाता है। और जो प्राइवेट स्कूल है उनको कुछ कोटा दिया जाता है कि इतने बच्चों को आप क्या करेंगे, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो बात हुई जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 14 साल के उनकी। अब मैं बात करूंगा जो 15 साल से ज़्यादा के हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये किया है कि कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जिसके तहत उनको लिटरेसी या एजुकेशन दी जाती है। अब इस एजुकेशन का उद्देश्य उनको पढ़ाना नहीं है बल्कि वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन देना है कि जिससे वो अपना काम चला सके। ओके, इसमें आता है सेल्फ रिलायंस, मीन्स उनको रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स यानी गणित के अंदर क्या करना, कंप्लीट करना, इतना पढ़ा देना उनको कि वो हिंदी पढ़ सके, ओके और रीड कर सके, राइटिंग कर सके, लिख सके उसको, और मैथ्स मतलब नॉर्मल जो हिसाब किताब हमारे होते हैं रोजमर्रा के वो कर सके। टू नो वंस ओन वीकनेस, अपनी कमजोरी को समझ सके। टू मेक एफर्ट्स टू रिमूव द वीकनेस, और अपनी कमजोरी को दूर करने के उपाय भी खुद समझ सके। टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ द स्मॉल फैमिली। इसके अलावा देश की एकता, अखंडता को वो समझ सके कि ये सब चीज क्या है, देश हमसे किस तरीके से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो इन्वायरमेंट है उसको कंजर्वेशन करने से रिलेटेड बातों को वो समझ सके, और स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स को भी वो समझ सके। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उनको बताई जाती है। इनसे वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर व्यक्ति का काम चल जाए, इतनी एजुकेशन उसको दी जाती है। ओके, अब मेजर सोशल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात कर लूँ, कुछ जो सोशल प्रॉब्लम आज भी हमारे देश में अभी हमने देखा था, कास्टिज्म, सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म मतलब कि कहीं ना कहीं एक ये भावना होना कि मैं जो हूँ वो अलग हूँ और बाकी के जो समाज के लोग हैं वो अलग है, मतलब जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे या भाषा के नाम पे अपने आप को सेपरेट समझना। ओके, तो अब हम उसमें इस लेसन में यही सारी चीजें देखेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं एविल की बात करूं तो वो आता है इलिटरेसी। अब हम बात कर रहे हैं मेजर सोशल प्रॉब्लम्स की। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है इलिटरेसी। ओके, इलिटरेसी या इलिटरेट, इलिटरेसी या इसमें लिखा है ओके, इलिटरेसी या इलिटरेट एक ही बात है। इलिटरेसी मीन्स क्या, असाक्षरता, लेक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं होना। अब एजुकेशन किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या समस्या आएगी, ये सब हमने ऊपर देखा और इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेट। एजुकेशन सिटीजन हैव टू डेवलप द डेमोक्रेसी। द एजुकेटेड पर्सन्स कीप्स अवे हिमसेल्फ फॉर द डिफरेंट सोशल एविल्स एंड आल्सो इंस्पायर अदर्स टू शन दिस एविल्स। देखिए, जो एजुकेटेड पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो अवेयर रहता है अपनी ड्यूटीज से, ओके, और सोशल एविल से भी दूर रहता है, दूसरों को भी बता सकता है कि सोशल एविल है, इससे हमें दूर रहना है। ओके, हमारे एंशियंट टाइम के अंदर जो देश हमारा बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था या सोने की चिड़िया कहलाता था, वो सिर्फ इसीलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है वो ज्यादा था। अभी मैंने आप लोगों को बताया तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ थी और दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इस दुनिया को ज्ञान हमने दिया। ओके, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स के जो आने के बाद में हमारी जो एजुकेशन पोजीशन है वो घट गई। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही। 18% जो भारत की पॉपुलेशन थी सिर्फ वही एजुकेटेड बची थी। कब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, जो ब्रिटिशर्स का जब शासन या रूल था तब की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे उसके बाद में लोगों को एजुकेटेड करने के। तो आज 74% जो पीपल है इंडिया के वो एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा रेशियो जो इलिटरेट है ना। The educated man not only save himself from the social evil but can also help in the
प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय यूजिंग हिज नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो अपने समाज को न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने समाज को भी जो सोशल इविल है उससे बचाता है। और कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड व्यक्ति होता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की नजरिए से देखता है और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज करता है वो। तो he can increase his income by obtaining proper return from his labor, hence getting education is a must for all. Okay, तो इस तरीके से जो उसकी इनकम है उसकी इनकम के अंदर भी तरक्की होती है, उसकी इनकम भी बड़ी होती है। ओके, जाहिर सी बात है जो एजुकेटेड पर्सन है तो कहीं जॉब करेगा या खुद का अगर काम करेगा तो उसमें समझदारी से वर्क करेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नाउ एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू एजुकेट द इलिटरेट पीपल, द चिल्ड्रन आर बीइंग अट्रैक्टेड टू स्कूल। देखिए आप गवर्नमेंट ने इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं कि लोगों को एजुकेट किया जा सके। अभी मैंने आप लोगों को बताया सन 2002 दिसंबर के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, इसी अमेंडमेंट हमारे संविधान के अंदर, जिसके तहत जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो स्टूडेंट है या जो बालक है उसकी फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। और उसके बाद में कुछ 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है और प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं जिसमें उनको वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन वगैरह दी जाती है, ये अभी हमने देखा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन की। अगर मैं पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करूं तो हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर जो वुमेन की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी थी, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता था। ओके, हमारे जो स्ट्रक्चर्स जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह है वहाँ पर भी वुमेन को रिस्पेक्ट दिया गया है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं जो वुमेन होती है उनकी जो हाउस होल्ड एक्टिविटी है वहीं तक के हम उनको सीमित रखते हैं। ओके, कि वुमेन का जो वर्क है वो क्या है, फूड से रिलेटेड, घर में रहना, परिवार को संभालना, इसके अलावा भोजन बनाने के अलावा जो बच्चे वगैरह हैं उनका ध्यान रखना, ये सब सारी चीजें हम सोचते हैं कि एक महिला का ये वर्क है। हालांकि ये भी वर्क बहुत इंपॉर्टेंस का है और कहीं ना कहीं ये जो वर्क है ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना कि ये जो काम सिर्फ महिला का है, महिला बाकी काम नहीं कर सकती, उसको एजुकेशन नहीं लेने दिया जाना चाहिए। यदि अगर एजुकेशन ले भी ली तो उसको काम करने के लिए जाने नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी सोच है और ये जो चीज है ये जो पोजीशन ऑफ वुमेन को डाउन करती है। ओके, या कहीं ना कहीं वुमेन का जो फैमिली के अंदर पार्टिसिपेशन है या जो उसका डिसीजन है वो डिसीजन को भी इग्नोर करना, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है, या ये भी जो वुमेन है उसके स्टेटस को उसकी जो पोजीशन है उसको डाउन करती है हमारे समाज में। Even today this condition is prevalent in the towns and villages. At the present women perform the same work which men do in the cities, but despite this they are expected to look for children. तो आज भी ये हमारे समाज में हो रहा है, सब दूर नहीं हो रहा है ना। जो छोटे विलेजेस वगैरह या कस्बे वगैरह हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं, बड़े शहरों के अंदर कम है। बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो वुमेन है वो भी मैन के साथ, मतलब वुमेन है जो वो भी मैन के कांधों से कांधे मिला के वर्क कर रही है, काम कर रही है। ओके, कांधों से कांधे मिला के मतलब कांधों से कांधा मिला के नहीं, मीन्स वो भी जैसा मैन वर्क कर रहे हैं वैसे वुमेन भी कर रही है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स वगैरह होती है, बहुत सारी लेडी इंस्पेक्टर होती है, बहुत सारी लेडी इंजीनियर होती है। तो ये सारी की सारी चीजें वो कर रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, समाज में ये भी हो रहा है। Our society is male dominated, so with the change of the time we must change our outlook, because in the service sector, including the women in the private sector, police, defense, army, sports, science and other field, we find women doing their job successfully. देखिए हमारी फैमिली तो हमारा समाज तो मेन डोमिनेटेड है, लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि वुमेन भी बहुत सी ऐसी फील्ड है जिनके अंदर आगे जा रही है। अगर मैं बात करूँ पुलिस की या प्राइवेट सेक्टर की, है ना, जैसे बैंकिंग वगैरह है उसकी बात करूँ, डिफेंस की, आर्मी की, स्पोर्ट्स, साइंस, इन सब की बात करूँ तो इन सब क्षेत्रों में देख लो आप महिलाएं हर जगह आगे हैं। ओके, इन few families women are tortured for not bringing enough dowry. Displeasure is shown when a baby is born, girl is born. देखिए अगर मैं वुमेन की पोजीशन की बात करूँ तो बहुत से समाज ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को विवश किया जाता है कि आप दहेज क्यों नहीं लेके आए या कम दहेज क्यों लेके आए। तो ये भी कहीं ना कहीं
हमारा सोशल इविल है और जो वुमेन की पोजीशन है उसको डाउन करता है हमारे समाज में। इसके अलावा बहुत से जो फैमिलीज है वो ऐसी होती है जो वुमेन को टॉर्चर वगैरह करती, डोरी वगैरह नहीं लाने के लिए मानसिक रूप से या फिजिकली उसको टॉर्चर किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सी फैमिलीज ऐसी जहाँ पर अगर गर्ल चाइल्ड बोर्न होता है तब भी वहाँ महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है ना, कि गर्ल चाइल्ड क्यों बोर्न हुआ। ओके, तो आज भी ये बिहेवियर्स वगैरह हमारे समाज में होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर कोई एजुकेटेड वुमेन रहेगी, अगर उसमें एजुकेशन रहेगा तो वो अवेयर होगी इन सारी चीज़ों से, है ना, कि उसमें अवेयरनेस रहेगी अपने आप में। द वुमेन आर बीइंग मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स थ्रू एजुकेशन। यदि उसमें एजुकेशन है तो वो अवेयर होगी कि मेरे को क्या अधिकार दिए हैं संविधान ने और मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए। हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए संविधान ने क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, क्या कानून है, ये सब उसे पता होगा कब, जब वुमेन एजुकेटेड होगी। सच एजुकेशन इज बीइंग गिवन टू देम, तो इसलिए हमें महिलाओं को या गर्ल्स को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें एजुकेशन देना चाहिए। Okay, if the half of the population of the country means women is not given adequate place in the society, democracy will be failure. देखिए अभी आपने डेमोक्रेसी की बात करी थी थोड़ी देर पहले कि इसके समाज के अंदर जब डेमोक्रेसी को हमें मजबूत बनाना है, या डेमोक्रेसी असल मायनों में जब भी डेमोक्रेसी रहेगी जब वहाँ के लोग अवेयर रहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि समाज के अंदर जितनी महिलाएं हैं यदि वो अनएजुकेटेड है और अनअवेयर है तो फिर डेमोक्रेसी हमारी कहाँ से कारगर साबित होगी, है ना। तो इसीलिए जो वुमेन है उनका भी कहीं ना कहीं एजुकेशन में रोल होना, उनकी अवेयरनेस होना, और इसके अलावा उनकी जो अपनी वैल्यूज है, उनकी जो मॉरल वैल्यूज है और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए उसको समझ और उनकी अवेयरनेस जब तक उनमें नहीं होगी तब तक हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रहेगा। तो आज हमने देखा और सोसाइटी के बारे में, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी, इसमें केवल फर्स्ट नंबर का हमने देखा है, मेजर सोशल प्रॉब्लम में इलिटरेसी और पोजीशन ऑफ द वुमेन के बारे में हमने देखा। अब बाकी का जो है वो हम कल देखेंगे, जैसे ड्रिंकिंग, लिक्वर एंड ड्रग एडिक्शन वगैरह ये हम कल देखेंगे, चाइल्ड लेबर वगैरह ये सब चीजें हम कल देखेंगे। और उसके बाद में जो आज का आपका वर्क रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस लेसन के मींस लेसन नंबर 10 के कुछ स्नैपशॉट्स वगैरह आपको आज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप ये लेसन को कंप्लीट करना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें अपनी कॉपी में। दूसरी चीज, जितने लेसन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसको एक बार रीड जरूर करें और आप सभी बुक ले आए। आज 21 जुलाई हो चुकी है, मतलब 21 जुलाई हो चुकी है। 21 जुलाई 20 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबके पास में बुक होना चाहिए। सबको घर में एक एडुकेट टाइम दिया गया है कि उस समय के अंदर वो उस वर्क को कंप्लीट करें। मैं डेली आपको नया चैप्टर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि जब एक आपको कोई सा चैप्टर लिखने को दिया जाता है तो 3 या 4 दिन का आपको वहाँ पर समय दिया जा रहा है, तो आप अपने वर्क को कंप्लीट करें। ओके, ये आपका वर्क है, होमवर्क है। और दूसरी अलावा आप बुक सब अरेंज कर लें, क्योंकि अब बुक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से, मेरे जो लेक्चर्स वगैरह है, ये आप बुक को सामने रख के समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे आपको। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने बाय नहीं किए बुक वो बाय करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।